और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे यहाँ अपने मेहमानों का हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र दुहन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र दुहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास और बड़ी बहस में। वीरेंद्र पहल जी भी हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं, वो किसानों के पक्षों को यहाँ पर रखेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसान चाहते क्या है, सरकार के प्रस्ताव को बार बार खारिज क्यों कर रहे हैं। आपका भी वीरेंद्र पहल जी, आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास और इस विशेष चर्चा में। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र पहल जी, आप ही के पास हम आएंगे। आप दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, तो मुझे लग रहा है कि विचारधारा और आइडियोलॉजी भी शायद यहाँ पर एक सेम मिल जाए तो बात ही फिर क्या हो। वीरेंद्र पहल जी, आपके पास, क्योंकि ये समझना होगा कि 2 दिन एक कह रहे हैं दिल्ली प्रवेश स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है। इस बीच में जो अभी बैठक चंडीगढ़ में हुई है जिसमें एसकेएम और बाकी अदर संगठन जो है वो भी शामिल हुए हैं, तो फिर उसके बाद कल एक काला दिवस मनाने पर क्यों आप चले आए हैं, क्यों ये फैसला लिया गया है, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी, आज क्या हुआ बैठक में? ये जो कल खनौरी बॉर्डर पर पहले तो सरकार एक तरफ से वार्ता के लिए किसानों को बुलाती है जी, और शांति प्रिय तरीके से किसान इस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, तो उसके पश्चात सरकार जब किसान शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं और वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर गोली और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सीधे किसानों को हत्या करी जाती है। तो उससे देश और प्रदेश का किसान आज गुस्से में है, क्रोध में है, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। तो इसलिए किसान मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन तितर बितर करने के लिए पत्थरबाजी उनकी तरफ से भी की गई। अगर शांतिपूर्ण आप चाह रहे थे कि पूरा आंदोलन हो, तो ये पत्थरबाजी क्यों? पुलिस को कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कि शांति सुरक्षा बनी रहेगी, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, पत्थरबाजी को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता, हो सकता है कुछ है सामाजिक तत्व उसके बीच में ये चीजें कर देती हो, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूं, कई बार हम देखते हैं कि जैसे कोर्ट के अंदर एक मुजरिम को अंदर घुस के गोली मार दी जाती है, क्या जज जिम्मेदारी लेते हैं उसकी? क्या जज के ऊपर उसका केस होता है? ये नहीं होता है। किसान पूरी तरह से इसके ऊपर, उस वक्त में जिम्मेदारी पुलिस की होती है, पुलिस पर होती है कार्रवाई कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा? क्या बात कर रहे हैं कि उस पे नहीं होती है? तो आप ये देखिए कि किसानों के सामने ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, क्यों ऐसे हालात के लिए किसान सामने आ रहे हैं। किसान ने इतने लंबे समय तक शांति और संयम के साथ इंतजार किया कि जो मोदी जी ने एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, कि उसको लागू करें। लेकिन जब सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई भी बात, प्रक्रिया या स्टेप नहीं लिया गया, आगे नहीं बढ़ा गया, तो मजबूरन किसानों को आत्महत्या करने से बचने के लिए ये आंदोलन खड़ा करना पड़ा। और उसमें भी बार बार वार्ता होकर के किसान ये कह रहे हैं कि हम शांति से, हम चाहते हैं कि सरकार टेबल पर बैठ करके किसानों की समस्या का एक स्थायी समाधान निकाले। किसान इस देश को आगे बढ़ाने का पैरवी करता रहा है, किसान राष्ट्रभक्त है, वो देश को बचाने के लिए अपील करता है, गुहार लगाता है कि आप समाधान निकालिए, नहीं तो मजबूरन हम आत्महत्या करने के बजाय अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पसंद नहीं। देखिए, ये बिल्कुल भी कोई नहीं मानता कि किसान जो है आत्महत्या जैसा कदम जो है ये करें, और इसके लिए तमाम कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये आंदोलन हुआ है, जिसे हम पार्ट 2 भी कह रहे हैं दुहन जी, कि पहले तो 18 संगठन, पंजाब के 10 होते हैं, 7 हरियाणा के होते हैं, 1 हिमाचल के होते हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, चढ़ूनी ग्रुप की बात कर ले, उनकी तरफ से कोई नहीं होता है इस आंदोलन में। उस वक्त नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब सबका सपोर्ट मिल रहा है, तमाम एसकेएम के भी, यानी कि अगर मैं बात करूं राकेश टिकैत की, तो वो भी इस पूरे इसमें शामिल हो गए। आखिरकार इस आंदोलन का नेतृत्व कर कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन पिछले 10 दिन से जो चल रहा है, वो पंजाब के कुछ संगठन हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। किसानों के संगठन जितने भी हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल का जो अभाव है वो नजर आता है। लेकिन काफी संगठन हैं, जैसे चढ़ूनी ग्रुप लगाओ या राकेश टिकैत है या और अदर जितने भी संगठन हैं, वो इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। उनको ये पता है अगर ये आंदोलन कहीं से भी आक्रामक होता है और किसानों का इसमें कोई नुकसान होता है, तो ये जो संगठन बाकी के जो बचे हुए आंदोलन से बाहर हैं, ये उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए वो बाहर बैठ के दूर से अलग अलग रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे। आज कम से कम इतना हुआ है कि चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है, एक मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि हम सब एक हैं, किसानों के मुद्दे पर हम बिल्कुल एक हैं। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लग रहा है
कि जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनका नेतृत्व जो पंडेर या दूसरे जो लोग कर रहे हैं उनके साथ शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनकी बातचीत कोई हुई होगी। इसलिए जो टिकैत या दूसरे जो ग्रुप है उन्होंने अलग अलग दिनों को लेकर भाई काला दिवस मनाएंगे, ट्रैक्टरों को हाईवे पे लेके आएंगे, अलग अलग दिन की एक रणनीति। इसकी जरूरत क्या है? कोर्ट ने भी कहा कि आपको क्या जरूरत है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जाने की क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जाने की क्या जरूरत है? आपको मांगे अपनी मनवानी है, आप बैठ के प्रदर्शन करिए। आप अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं ना। एक बार तो हमने देख लिया ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आपने दिल्ली में प्रवेश किया था, तो आपने किस तरह से लाल किले पर एक तबाही तौर से, सीधे तौर पे कह सकते हैं, देश की इज्जत को आपने ताक पे रख दिया था। देखिए मैं किरण जी आपको बताऊं कि जो किसान है वो इतना संपन्न नहीं है कि वो बसों में या दूसरे वाहनों का प्रबंध करके पंजाब से लेके दिल्ली या उत्तर प्रदेश से, बिहार से इतनी दूर से वो आ सके। उनके पास एक आसान जो साधन होता है वो ट्रैक्टर होता है, इसीलिए वो ट्रैक्टर का सहारा लेकर आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आज तक भी आपको डीजल लगते होंगे, नहीं डीजल वो आप पे कर सकते हैं, आप बसों में पे नहीं कर सकते हैं। नहीं, बस तो उनको किराए पे लेनी पड़ेगी, तो आप डीजल के लिए भी तो पे करेंगे ना। चलो वो तो उनका करेंगे ना इंटरनल आप। ट्रैक्टर ट्रॉली आपकी सस्ती तो होती नहीं है, आंदोलन करने का ट्रैक्टर उनका ट्रॉली भी सस्ती तो होती नहीं है। जो खेतों में चलती है आप उसको सड़कों पे ला रहे हैं। हमने पिछली बार का आंदोलन देखा है, किस तरह की अव्यवस्था मची थी। पूरे रास्ते में देखा है किस तरह से सड़कों पे ट्रैक्टर ट्रॉली को चला करके कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोई यहाँ पर ट्रैफिक रूल को नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल हम तो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। जो सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे जो किसानों का प्रदर्शन रहा है उसमें हमें पता है लोगों को तकलीफें भी हुई होंगी, और कुछ उपद्रवी जो हैं उन्होंने इस आंदोलन में घुस के कुछ न कुछ हरकत ऐसी की होगी जो आंदोलन को बदनाम करने का काम भी प्रयास हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी आंदोलन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, जब तक सरकार पे प्रेशर नहीं होगा तब तक सरकार ना तो बातचीत के लिए तैयार होती है और ना ही किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार होती है। तो ये किसानों का एक प्रेशर बनाने का एक प्रयास है, चाहे वो ट्रैक्टर के जरिए यहाँ तक पहुंचने का प्रयास है, चाहे वो हाईवे जाम करने का है। शांतिपूर्ण तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, किसी भी अन्य कोई संगठन है, कर्मचारी संगठन है, किसान है, किसी की मांगों को मुझे नहीं लगता कि उनको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे भी इस चर्चा को हम यहाँ पर जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे जो एमएसपी की मांग की जा रही है, और सरकार की तरफ से प्रस्ताव 5 फसलों का दे दिया गया है लेकिन उसे भी खारिज किया गया। क्या कुछ वजह है और किस तरह से एमएसपी लागू हो सकती है उस पर बातचीत, और कितने करोड़ का जो बोझ है वो सरकार पर पड़ेगा, देश पे पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार हमारी चर्चा किसान आंदोलन पार्ट 2 पर चल रही है, जिस पर आए दिन कई सारी कड़ी दर कड़ी जो चीजें हैं वो जुड़ती चली जा रही हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत की तरफ से कुछ देर पहले ये बयान भी सामने आया कि कल काला दिवस मनाएंगे, पूरे देश में जो है वो किसानों का एक आंदोलन होगा। इसी को लेकर के हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। इन सबके बीच में केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और बातचीत का रास्ता के जरिए ही जो है वो समाधान निकालने की बात कही जा रही है। आपके पास आएंगे वीरेंद्र पहल जी कि बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे का समाधान होता है, ये आप भी जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, और यही बात जो है केंद्रीय मंत्री भी लगातार कह रहे हैं जो आपके साथ बैठक कर रहे हैं। बातचीत के जरिए क्या मसले नहीं सुलझाएंगे? एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम सरकार बढ़ाए। बिल्कुल, बातचीत के जरिए ही इस लोकतांत्रिक देश में बड़े बड़े मसले सुलझते रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये मसला भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सरकार बदनीयत से अगर आएगी तो किसान क्या करेंगे? बार बार नीति कहां खराब दिख रही है? क्योंकि 5 फसलों पे एमएसपी की बात कर दी गई कि हम तुरंत प्रभाव से जो है इस पे एमएसपी दे देंगे, उसे भी आपने खारिज कर दिया। कैसे संभव है कि आपकी हर बात को एक बार से मान लिया जाए? नहीं होगा ना, वक्त दीजिएगा ना। उसको खारिज कर दिया। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जल स्तर नीचे जा रहा है, उसको बचाने की आवश्यकता है, और जिन फसलों का आप एमएसपी देने का एग्रीमेंट की बात कर रहे हो वो लगभग ज्यादातर फसलें पंजाब के अंदर की है, लेकिन ये मसला पूरे देश के अंदर का है। जब हरियाणा के अंदर की बात आती है तो अगर हरियाणा के किसान भी तो एमएसपी मांग रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल रहे पहले भी, अब भी हरियाणा के ना तो मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। दलहन, तिलहन, कपास ये सब आपको हरियाणा में नहीं होते, और यहाँ पर सरसों होती है। हाँ। यहाँ पर जो गेहूं होता है, हाँ। गेहूं में 5 पानी दिए जाते हैं। धान से आगे बढ़ जाइए ना, यही बात तो प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से आज यही बात कही। आप हमारी बात को सुनिए, आप समझो। जैसे जो गेहूं होता है उसमें 5 पानी 6 पानी किसान लगाता है। अगर आप एमएसपी देते हो सरसों की
तो सरसों में आपको 1 या 2 पानी लगाना पड़ेगा, आपका पानी भी बचेगा और गेहूं की बजाय आपकी ठीक है ये होगी। और उससे क्या होगा, तेल भी जो हम बाहर से ऑयल लेते हैं, ऑयल का भी बाहर से लेने की बजाय हमारे देश का अन्नदाता देने के लिए तैयार है, तो आप इनके ऊपर एमएसपी देने के लिए आगे बढ़े ना। ठीक है, एक सरसों फसल, सरसों भी है सरसों। इसमें पिछले दिनों सूरजमुखी के लिए हमने कितना बड़ा आंदोलन करा था एमएसपी मांग को लेकर के। शाहबाद के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह और हजारों किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तो वो भी तो सूरजमुखी की एमएसपी की मांग के लिए हो रहा था। तो ये जो ऑयल की कुछ फसलें हैं, ऑयल सीड है, उनके ऊपर भी एमएसपी हमारी मांग है, ताकि जल स्तर भी बचा रहे, बाहर से हमने ऑयल भी नहीं खरीदना पड़े और देश किसान भी मजबूत। ठीक है पहल साहब, 23 फसलें हैं, 23 फसलों में 5 फसलों पे तो सरकार तैयार है कि हम एमएसपी दे देंगे। आप जो सरसों की बात कर रहे हैं और बाकी जो और तेल उत्पादन के लिए जो और फसलें होती हैं उसकी भी अगर हम बात कर ले तो कुल कितनी फसलें हो जाएंगी? अब सरकार, जैसे बाजरे के ऊपर आप बात करो, बाजरे के ऊपर सरकार एमएसपी का बोलती है कि हमने एमएसपी दे रखी है, लेकिन एमएसपी कहां दे रखी? मैं तेल वाले की बात कर रही हूं, आप जिसका अभी उदाहरण भी दे ऑयल सीड की बात कर रहे हो आप। हाँ, अब बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? हाँ, बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? कितनी फसलें हो जाएंगी अगर मान लीजिए 5 में अगर आप सिर्फ सरसों की बात रखेंगे तो संभवतः जो है, जो बातचीत अभी चल रही है 5वें दौर की भी बातचीत होगी, उसमें हो सकता है कि सरकार मान जाए। सरसों सूरजमुखी को इसमें ऐड करना चाहिए, इससे देश के किसान को, देश को और जो जल स्तर है, तीनों चीजों को लाभ हो रहा है। उसके बावजूद तो 23 फसलों पे ही बात क्यों अटका दी आपने? आप एक सरसों इंक्लूड करवा दीजिए ना। अटकाने के नहीं, हम इस देश की उन्नति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप ऑयल सीड के ऊपर सब्सिडी दोगे तो पानी स्तर को, जल को भी ज्यादा यूज होने से बचाया जा सकता है, बाहर से ऑयल भी नहीं मंगाना पड़ेगा और किसान भी खुश रहेगा और मुद्दा भी सुलझ जाएगा। ठीक है, दोहन साहब आपके पास आएंगे। जो एमएसपी 23 फसलों पे मांग रहे हैं, तकरीबन 13 लाख करोड़ जो है उसका जो बोझ है वो सरकार पे पड़ेगा। सरकार पे पड़ने का मतलब है कि जो आम जनता है उनके ऊपर पड़ेगी चीजें, क्योंकि अगर कुछ भी चीजें ज्यादा पे खरीदी जाती है तो बेची उससे भी कहीं ज्यादा पे जाती है, और इसके साथ अगर सरकार पे पड़ रहा है तो टैक्स का पैसा भी हमारे ही जेब से जाने वाला है, जो आम जनता है। कैसे संभव है और कैसे बैलेंस किया जा सकता है? एक एनालिस्ट के नाते हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर बताएं। देखिए किरण जी, मैं बताऊंगा कि 23 फसलों के लिए जो किसान संगठन मांग कर रहे हैं एमएसपी की, ये आज एकदम से कोई ये चाहे कि आज ही एमएसपी की घोषणा कर दे और सभी फसलों पे एमएसपी देना चालू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। लेकिन सरकार को भी और किसानों को भी बिल्कुल साफ मन से टेबल पे बैठना होगा और इनमें से जितना मैक्सिमम हो सकता है, अगर मान लो 10 फसलों पे सहमति बनती है तो उसमें अगर एक एमएसपी एक गारंटी के तौर पे सरकार जितना खरीद सकती है वो खरीदे, लेकिन उसके बाद जो आड़ती जो खरीदता है फसल को वो उस एमएसपी से कम ना खरीदे। इस चीज की गारंटी किसान चाहता है। हाँ, अगर बाकी की 10-12 जो भी फसलें बचती हैं उनके लिए साफ नीयत के साथ एक कमेटी का गठन हो, उस पर पूरी तरह से चर्चा हो, उसमें मासिक मीटिंगें हो और जो भी उसमें निचोड़ निकल के आए उसके बाद उन पे फिर निर्णय लिया जा सकता है। तो हुई थी ना कमेटी गठित, पहला आंदोलन जब हुआ था उसके बाद गठित हुई थी ना कमेटी। मैंने कहा ना, दोनों तो उसमें भी तो नाराजगी थी किसानों की। किसानों को भी और सरकार को भी साफ नीयत के साथ बैठना होगा। ये नहीं कि किसानों को सरकार बेवकूफ बनाए या सरकार को किसान बेवकूफ बनाए, दोनों को बिल्कुल साफ नीयत के साथ बैठना होगा और इस मुद्दे को तभी सुलझाया जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल ये टकराव की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। जी, आपके पास पहल साहब, इन्होंने जो कमेटी की बात की है, जब पहला आंदोलन हुआ कमेटी बनी, उसमें भी किसानों ने नाराजगी जताई और कमेटी से उन्होंने दूरी बना ली, ये कहते हुए कि उसमें प्रतिनिधि जो है वो सरकार की तरफ का ही है। ऐसे अगर चीजें लेके आएंगे तो कैसे बातचीत होगी? क्योंकि ये खुद भी मान रहे हैं आपके साथ, क्योंकि दुहन साहब जो है लगातार किसानों के साथ हैं, जिस तरह से उनकी बातें और विचारधारा निकल करके सामने आ रही है, ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी में नहीं हो पाएंगी। सरकार भी यही कह रहे हैं कि वक्त लगेगा हर चीज में। अब सरकार का वक्त लगेगा तो वक्त कितना लगेगा सरकार एक तो ये निर्धारित करे, क्योंकि जो 2021 नहीं तो कमेटी जब बनाई गई, जो पिछली बार कमेटी बनाई गई उस कमेटी में ही आप बातचीत करते तो हो सकता है संभवतः आज तक रिजल्ट निकल गया होता, नतीजा आ चुका होता। अब कोई सरकार अपने आदमियों की कमेटी बना करके कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा रही है तो उसमें किसानों का क्या दोष है? और सरकार ने उसके अंदर गुणी प्रसाद जैसे किसानों को ले रखा है। कौन गुणी प्रसाद था जो इतने बड़े आंदोलन को, जिससे किसानों को प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, उन किसानों को गुणी प्रकाश ये कह रहा था कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी, अन्य चीजें उन पर आरोप लगा रहे थे, और आज वही सामने किसानों के कमेटी में बिठा दिए जाएंगे तो क्या उम्मीद और अपेक्षा लगाएंगे? मैं चाहूंगी इस बात को आप दोहराएं
किनकी बात आप कर रहे हैं जिनको पाकिस्तानी जो गुणी प्रसाद जिनको कमेटी के में अंदर शामिल सरकार किया ने ले रखे थे। अच्छा। जो गुणी प्रकाश, और वो किसानों की तरफ से आंदोलन में शामिल थे। वो आंदोलन के विरोध तो में थे। आंदोलन में क्यों शामिल थे? वो आंदोलन के विरोध में थे। ऑब्जेक्शन था आपका, तो वो किसानों के आंदोलन में क्यों शामिल थे? वो आंदोलन के विरोध में थे। वो आंदोलन के विरोध में थे, सरकार की भाषा बोल रहे थे, किसानों को बदनाम कर रहे थे, किसानों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे थे। और उस जैसे और गुणी प्रसाद को खुद भी कमेटी में सरकार ने लेकर के क्या संदेश देने का अच्छा, पहला व्यक्ति होगा जो किसानों की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से रखा गया होगा। और कौन थे उसमें? तो ये 3 से 4 मुझे लग रहा है प्रतिनिधि किसान के शामिल थे उसमें, उस कमेटी में। उसमें किसानों ने तो अपने किसानों को तो कोई पेशकश ही नहीं दी गई। किसानों ने ये कह दिया था कि अगर ये लोग कमेटी में रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे। अच्छा, और अब क्या अगर उम्मीद कमेटी हम आपसे बनती करेंगे? है, अब अगर कमेटी बनती है तो आपकी तरफ से कौन रहेगा प्रतिनिधि के तौर पर? बता दीजिए, 3 से 4 प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं? अब कमेटी बनने की बात ही कहां है? आपने इतना समय किसानों का लिया है और अब आप दोबारा वहीं चाहते हो कि 2-3 साल पीछे चले जाएं किसान। तो आपको नहीं, ये लग रहा है ये जो 5वें दौर की बैठक है, बातचीत है, उसमें सब कुछ सुलझ जाए? अब तो संभव। हाँ, क्योंकि सरकार ने इतने दिनों के अंदर तैयारी क्यों नहीं की? जब देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है जो इतिहास में दर्ज हुआ है, और उस आंदोलन में जो आपने कमेंट किया था एमएसपी गारंटी देने का, एक कमेटी बनाने का, उसके ऊपर आप 3 साल तक कितने आगे बढ़े हो? नहीं, अगर पहल साहब किसान अपनी तरफ से, ये सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर लेती बिना किसान प्रतिनिधि के कमेटी बना करके, तब भी तो आपको ऑब्जेक्शन होता। नहीं, हमारा मानना है कि आज तभी आप 100 बातें कहते कि ये हमारे खिलाफ है, ये सही नहीं है, इसमें हमें फायदा नहीं होगा, तभी तो आप कहते हैं ना। अगर सरकार अपनी पूरी तैयारी रखती तो जो आज किसान और सरकार के बीच में बैठ के हो रही हैं, उसमें वो तैयारी होती तो बिल्कुल यहां फैसला हो जाना था। लेकिन इससे पता चल रहा है कि सरकार ने इस विषय को गंभीर नहीं लिया है, और गंभीर नहीं लिया है तो किसान कहीं ना कहीं रोष में है, गुस्से में है। और किसानों को कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो गारंटी दी थी कि भाई एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा, वो बयान बार बार उकसाने का काम कर रहा है। इसलिए देश का किसान दिल्ली की तरफ भाग रहा है। तो इसका सारा जिम्मेदार हमारे मोदी साहब हैं, जिस पर हमने भरोसा किया, और उसी भरोसे के चलते हम मोदी जी से अपना वो मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, बार दोहन साहब आपके पास हम आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से बहुत बड़ा संदेश दिया है, किसानों के लिए खास तौर से था। ये बातों से चीजें साफ जाहिर हो जाती हैं कि आप पशुपालन की तरफ भी रुख कर सकते हैं। अब आपको बदलाव करना होगा, बदलाव जरूरी है, हर चीज में एक बदलाव होना चाहिए। आप पुराने तरीकों से जो है खेती किसानी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दुगना फसल लेना है या फिर आपको अपनी आय को दुगनी करनी है तो आपको बदलाव करने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि इस बात को आप थोड़ा सा संक्षिप्त में चीजों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल किसान को समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए, और लेकिन इसमें एक सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है, कृषि विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को जागरूक करे। जो परंपरागत तरीके जो फसलें बोई जा रही हैं, चाहे गेहूं की है, धान की है, उनको किसानों को समझा के, अगर किसान को उससे बेटर फ्यूचर दूसरी फसल में नजर आएगा तभी वो इसको चेंज करेगा। घाटे का सौदा कोई नहीं करना चाहता। वर्तमान में जो फसल चल रही है, दलहन तिलहन जो बातें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, इसमें आपको लग रहा है कि ये घाटे का सौदा होगा? नहीं, इसको समझाएगा कौन? इसको किसान को समझाने का काम कृषि विभाग का है। हाँ। जागरूकता कोई भी मिशन चलाए, उनको समझाए, जब उसको प्रॉफिट नजर आएगा तो वो बिल्कुल चेंज करेगा। किसान क्यों नहीं करेगा चेंज? ये कृषि विभाग। आपके पास पहल साहब, अगर बदलाव की बात आती है तो आप लोग बदलाव क्यों नहीं कर रहे? गेहूं धान से बाहर निकल करके भी तो चीजें करिए। गेहूं दान से, क्योंकि अगर मैं ये कहूं सही, अगर मेरे पास जो आंकड़े हैं, क्योंकि अगर आप कपास और ये सब ले जाते हैं, दलहन मक्का ये सब उगाते हैं, तो नेफेड की तरफ से और एनसीसीएफ की तरफ से जो है आपकी एमएसपी पे उसे खरीदा जाएगा, उसे कम कीमत पे नहीं खरीदा जाएगा। तो ये बेनिफिट ही है। ये बिल्कुल बेनिफिट है, और हम धान से और गेहूं से बाहर निकलना चाहते हैं। हम हाँ। गन्ने की खेती करने वाले किसान रहे हैं ज्यादातर गन्ने की, लेकिन हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होगी कि एक तो गन्ने को टाइम पर खरीदा नहीं जा रहा है। जब एक तरफ गेहूं कटाई होती है, उसी तरफ गन्ने की भी आप वो कर, जब तक गन्ना भी नहीं गिरा जाता उस टाइम पे गन्ने का वेट कम हो जाता है, मजदूर का भाव बढ़ जाता है, मजदूर मिलना बंद हो जाता है। तब तक किसान के सामने ये समस्या रहती है कि अब गेहूं कटाई करे या गन्ने की छलाई करे, तो और उसके बाद पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए किसानों को दूसरी चीजों की तरफ भागना पड़ा है। ठीक है, आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति ये है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी किसानों की ये जो समस्या है, चाहे हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हो, या फिर देश का किसान चाहता है कि देश के किसान और मजदूर को आज मोदी की गारंटी नहीं, एमएसपी की गारंटी चाहिए है। और जो ये लोग अपनी एमआरपी पे अपना सामान बेचने वाले उद्योगपति हो या दुकानदार हो,
वो खुद तो अपना एमआरपी के ऊपर अपना सामान बेच रहे हैं, और लेकिन किसान अपना एमएसपी मांगता है तो उनको तकलीफ है। तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि अगर किसान सदियों से बिना एमएसपी के अपना जीवन यापन करता आया, संघर्ष करता आया है, और अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के कुछ दिन के लिए वो धरना प्रदर्शन करके अपना हक अधिकार मांग रहा है, तो आप कुछ दिन भी एमएसपी छोड़ने के लिए तैयार। साल लग गया था, इस बार भी क्या 1 साल वैसे ही हमें देखने को अगर मिलेगा? उद्योगपति आम जनता परेशान होती है, व्यापारीगण जो आसपास दुकानें हैं वो सब परेशान होते हैं। ये जब कोरोना काल में पूरी तरह से देश परेशान हो रहा था, उस टाइम पे इस देश को संभालने वाला कौन था? ये व्यापारी उद्योगपति कहां थे? हमने जोखिम उठा करके इस देश को संभाला है, और आज हम अपनी मांग के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई उद्योगपति परेशान हो, आमजन परेशान हो, लेकिन तो बीच का रास्ता कुछ तो सोचा होगा ना, बीच का रास्ता कुछ तो सोचा होगा ना। बीच का रास्ता ये है, प्रदर्शन इस तरह से बैरिकेड्स लगा करके लोगों को जो परेशानी हो रही है कुछ तो सोचा होगा ना। तस्वीरें देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जा करके कि कैसी स्थिति बनी हुई है। अब स्थिति सरकार ने बना रखी है। पंजाब के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा है, हरियाणा में कोई भी किसान अब तक दिल्ली कूच के लिए नहीं निकला है। उसके बावजूद लगातार 15 दिन से जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर स्थिति सरकार ने बना रखी, प्रशासन को खड़ा करके, जैसे ये कोई पाकिस्तान या चीन का मोर्चा है, आमजन उससे परेशान नहीं हो रहा है। हम भी परेशान हैं। हम आमजन की ये समस्याएं देख करके विचलित हैं कि सरकार क्यों आमजन को परेशान करके किसान को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए समय की यहाँ पर कमी है, इस चर्चा को हम आगे और नहीं बढ़ा सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी के साथ ये जो एमएसपी की मांग हो रही है, इस पे सरकार के ऊपर में करोड़ों का बोझ जो है वो पड़ने वाला है, और ये देखना है कि सरकार अब किस तरह से रास्ता निकालती है। 5वें दौर की बातचीत होगी, और उस बातचीत के जरिए क्या किसान भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से पहल होगी तभी किसी चीज का समाधान होगा। लगातार सरकार की तरफ से ये अपील कि शांति बनाए रखे, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इस किसान आंदोलन पार्ट 2 का समाधान निकलता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस, बड़ी चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मिशन न्यूज के साथ।